हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसमें पढ़ रहे थे सेल के बारे में, सेल यानी बैटरी के बारे में। जिसमें देखे थे यह 3 प्रकार का था, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। जिसमें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में जानना है ईंधन सेल के बारे में। और ये वीडियो जो है चैप्टर 3 यानी वैद्युत रसायन का लास्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं ईंधन सेल। तो यहाँ पे ईंधन सेल के बारे में जानेंगे। ईंधन सेल क्या है? तो ईंधन सेल नाम से पता चल रहा है, ईंधन यानी ये जो है वैसा सेल होगा जिसमें ईंधन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ईंधन सेल किसको कहेंगे? वैसा सेल जिसमें फ्यूल के दहन से यानी ईंधन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होता है, इसी को क्या कहेंगे? फ्यूल सेल कहेंगे। यानी यहाँ पे पता चला फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल मतलब हो गया वैसा सेल जिसमें ईंधन के दहन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है, वो हो जाएगा फ्यूल सेल। अब इस फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होगा? तो यहाँ पे इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये जो ईंधन सेल है, इसमें फ्यूल यानी ईंधन के रूप में किसका उपयोग होगा? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का उपयोग होगा। और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल भी इसको कहा जाता है। और ये जो ईंधन सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रोड मतलब हो गया एनोड, और कैथोड के रूप में किसका उपयोग होगा? कार्बन का उपयोग होगा। तथा इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH तथा NOH का उपयोग होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड के रूप में किसका? कार्बन का। और इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य में KOH या NOH का उपयोग किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया सामने आएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ईंधन सेल है। ये कौन सा सेल है? ईंधन सेल है। तो ईंधन सेल का बनावट इसी तरह का होता है। ये जो है ईंधन सेल है। ईंधन सेल में क्या है? कार्बन का जो रॉड है वो एनोड का काम और कैथोड का काम यानी इलेक्ट्रोड का काम। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रॉड, ये कार्बन का रॉड है। ये रॉड जो देख रहे हैं ये कार्बन का रॉड है, जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है यानी एनोड और कैथोड का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो है वायर जुड़ा हुआ है, ये वायर है। और ये भी क्या है? वायर है। और यहाँ पे ईंधन के रूप में देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का उपयोग होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और यहाँ जो है ये वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग? KOH या NOH का उपयोग होता है। तो यहाँ से जो है जल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ईंधन सेल का बनावट देख लिए कि ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया गया? इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड और कैथोड का उपयोग किया गया है। कार्बन का उपयोग किया गया है एनोड और कैथोड के रूप में। और वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH या NOH का उपयोग किया जा रहा है। और ईंधन के रूप में क्या डाला जा रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाला जा रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या सब होगा? एनोड और कैथोड पे कौन सा अभिक्रिया होगा? तो यहाँ पे जो है एनोड पे सबसे पहला एनोड, यहाँ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एनोड पे किसके साथ अभिक्रिया होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा। और हाइड्रोजन के साथ किसके साथ? 4OH। जैसे यहाँ पे देखे हैं कि वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग? NaOH या KOH का। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो KOH है, ये KOH किस में टूटेगा? KOH जब टूटेगा तो ये K प्लस और किस में टूटता है? OH माइनस में टूटता है। या NH को भी तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से जो OH है वो OH जो है इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। OH जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन निकला मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे जब संतुलित करते हैं तो यहाँ पे जो है ये संख्या संतुलित करने के क्रम में दिया जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, क्योंकि अभिक्रिया में माइनस तो लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं? +4 ही लिख दिए हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे देख लिए कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ है, अभिक्रिया क्या हो गया, 2H2 प्लस 4OH माइनस, तीर लग गया है, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया कहाँ पे हुआ है, एनोड पे हुआ है। कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगा, तो कैथोड पे जो है ये O2 H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। यहाँ पे देखें कैथोड, कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है प्लस लिखे हैं। और एनोड जो होता है, एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, एनोड से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि O2 जो है H2O के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, तो यहाँ पे 4OH माइनस का निर्माण हुआ। अब क्या करेंगे, इस दोनों अभिक्रिया को जोड़ते हैं, एनोड का अभिक्रिया और कैथोड का अभिक्रिया। जब जोड़ेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये 4OH माइनस और ये 4OH माइनस कट जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं अभिक्रिया में तीर से पहले का और इस अभिक्रिया में तीर के बाद का ये कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2H2 है, इसको लिख दिए यहाँ पे, ये O2 है, इसको लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे कितना है, 4H2O है। यहाँ पे 2 गो जल है, जल का 2 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है। तो यहाँ पे अगर ये प्लस है और इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4H2O में से 2 गो H2O घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 गो H2O बच जाएगा। यहाँ पे समझ रहिएगा कि तीर के बाद कितना जल है, जल का 4 मोल है, यहाँ पे दिख रहा है 4 मोल और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 मोल। तो ये 2 मोल इधर प्लस में है, तो तीर के बाद इधर गया तो माइनस में, तो 4H2O में से 2H2O घट गया तो कितना बचा, 2H2O बचा। और यहाँ पे जो ये ईंधन सेल है, इस सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, मुख्यतः अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री में जो रॉकेट होता है, एरोप्लेन, तो ये सब का उपयोग जो है इस अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल का उपयोग कहाँ किया जाएगा, अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे ईंधन सेल समझ में आ गया। अब जानेंगे संक्षारण के बारे में, अब जानेंगे संक्षारण के बारे में। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संक्षारण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन। संक्षारण मतलब हो गया कि जैसे हम लोग देखते हैं धातु, धातु में क्या होता है कि वायु, नमी या अम्ल इत्यादि की उपस्थिति में ये धातु जो है अपना रंग बदल लेता है, जिस पे अवांछनीय पदार्थ, जिस पदार्थ का हमको ज़रूरत नहीं है वो पदार्थ जमा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण में बोल सकते हैं कि धातुओं के वायु, नमी या अम्ल इत्यादि से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ में बदलने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिएगा लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, यानी जैसे लोहा है तो लोहा को देखते हैं कि बहुत दिन तक हवा में यानी घर के बाहर रहता है तो लोहा पे जंग लग जाता है। या चांदी का कोई जेवर है, देखते रहिएगा बहुत दिन तक उपयोग करने के बाद वो मटमैला हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं संक्षारण। अब इस चैप्टर में लोहे पर जंग लगना जो है इस प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल से समझना है। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना जो है इसको समझना है। तो लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अनुसार समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार समझेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में देख रहे थे कि अभी जितना भी सेल पढ़े हैं सभी सेल में एक एनोड होता था, दूसरा कैथोड होता था, इसके बाद वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य होता था, तब जाके इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया होता था। तो इस लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को भी सेम उसी के अनुसार समझना है। यानी इसे जो है किसके अनुसार समझेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अनुसार आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार क्या होगा, अशुद्ध आयन एनोड का कार्य करेगा।
और शुद्ध आयन जो है कैथोड की तरह कार्य करता है। अशुद्ध आयन कहने का मतलब हो गया जैसे लोहा है, तो लोहा पे जब जंग लग जाता है तो जंग लगने का अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाता है, यानी अशुद्ध आयन जो है, इस अशुद्ध आयन को क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे, और जो शुद्ध आयन है उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। और इसके बाद CO2 एवं H2O ये वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी बहुत सारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है वो भी एक बहुत बड़ा कारक होता है लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया में। इसके बाद लोहे पे जंग लगते देखिएगा, जब लोहा पानी में भीगने लगता है तो उस स्थिति में जंग लगने का प्रक्रिया थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो यहाँ पे वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार क्या माने हैं, अशुद्ध आयन जो है इसको एनोड माने हैं और शुद्ध आयन को कैथोड मान लिए। इसके बाद CO2 तथा H2O वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य किया तो निम्नलिखित अभिक्रिया होगा। सबसे पहले क्या होगा, एनोड पे क्या होगा कि ये Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। हम लोग जान रहे हैं एनोड मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, या यहाँ पे ऑक्सीकरण हम लोग समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए +2 है, मतलब इसका मतलब हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। तो 0 से +2 हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होता है वो कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो यहाँ पे एनोड पे जो है ऑक्सीकरण का घटना हो रहा है, जिसमें Fe जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। यहाँ पे माइनस, जिसको हम लोग आगे चल के यहाँ पे क्या दर्शाएं, प्लस दर्शाए हैं। तो Fe जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किस में बदल गया, Fe++ में बदल गया। ये अभिक्रिया कहाँ पे हुआ, एनोड पे हुआ। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो है ये ऑक्सीजन जो है, कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगा, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जल का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे माइनस में 4 है, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे प्लस में क्या दे दिए, 4H+। तो यहाँ पे O2 जो है 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2H2O बन गया। तो ये अभिक्रिया कहाँ पे हो गया, ये अभिक्रिया जो है कैथोड पे हो गया। अब दोनों अभिक्रिया को मिलाएंगे, तो दोनों अभिक्रिया को मिलाने के बाद एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, बचा क्या, यहाँ पे 2Fe बचा, यहाँ पे लिख दिए 2Fe। फिर यहाँ पे O2 बचा, इस O2 को लिख दिए। 4H+ बचा, तो 4H+ को लिख दिए। तीर के बाद ये 2Fe+2 बचा, तो इसको लिख दिए। 2H2O बचा, तो इसको लिख दिए। ये अभिक्रिया जो है दोनों मिला के अभिक्रिया हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे एनोड और कैथोड पे जो अभिक्रिया हुआ उसको समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अभिक्रिया होने के बाद यहाँ जो Fe+2 है, ये Fe+2 जो है, Fe+2 आयन जो बना है ये वायुमंडलीय O2 के द्वारा, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा Fe+3 में ऑक्सीकृत होकर हाइड्रेट Fe3 ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे Fe+3 मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या को रोमन वर्ड में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ये किस में बदल गया, Fe+3 आयन में बदल गया। इसके बाद जो बदल गया इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को जो है आयरन बोला जाता है, सॉरी इसी चीज को जंग बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्ट। इसी चीज को जंग बोला जाता है। यहाँ पे दिया हुआ अभिक्रिया Fe+2 जो है वायुमंडलीय O2 के साथ Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे Fe+3 कैसे दिख रहा है वो देखिए, यहाँ पे जो
Fe2O3 जो है इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +3 है। कैसे है? तो यहाँ पे हमको Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जान रहे हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको x माना जाता है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको क्या माना गया? x। यहाँ पे टोटल Fe देखिए कितना है, 2 यहाँ पे है, पीछे में 2 लगा मतलब 4। तो यहाँ से Fe के लिए कितना आ गया? 4x। इसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 3 का -6। तो ऑक्सीजन के लिए -6 लिख दिए। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के लिए -6, लेकिन यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो 3 दूना 6 मतलब 6 गो ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 6 ऑक्सीजन दिख रहा है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पीछे में लगा हुआ है, तो 6 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 6 ऑक्सीजन के लिए -12। और सभी को किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से 4x बराबर 12 नज़र आ जाएगा। 4x बराबर 12 नज़र आ गया। यहाँ से x बराबर बोला जाएगा, कितना आ जाएगा? 12/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि इस Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना पता चल गया? +3 पता चल गया। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय O2 द्वारा Fe+3 में ऑक्सीकृत हो गया। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यानी Fe2O3 ये जो है इसमें जल के कणों की संख्या मिल जाता है, तो यही जो है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, यानी जल योजित, ये रस्ट जो है यही क्या बन गया? रस्ट है, यानी जंग है। और ये जो है जल के मोल की संख्या, यहाँ पे जल के कण की संख्या है, इसलिए क्या हो गया? जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिए कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो कैसी प्रक्रिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, यानी वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर एंड हो गया। धन्यवाद।